हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ द किचन सीरीज, जिसमें हम प्रवीण जी से किचन के बारे में सब कुछ जान रहे हैं। और अभी जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हमें पहले लेने चाहिए डिज़ाइन करने के किचन की बाद में। तो प्रवीण जी, पहला सवाल भी मेरा यही रहेगा कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स कब लेने चाहिए? पूरा डिज़ाइन किचन बनने के बाद लेने चाहिए, खरीदने जाना चाहिए कि पहले से ही शुरू करें? वैसे तो आपको चूज़ तो पहले ही कर लेने चाहिए, लेकिन उससे पहले भी बहुत लोगों के पास है ना ऑलरेडी इक्विपमेंट्स होते हैं अपने, जैसे कि फ्रिज और ओवन। तो बहुत लोग या पहले से ही जो रहते हैं उनके पास वही प्रीफर करते हैं कि वही चलता रहे। बट अगर आपके पास ऐसा चॉइस नहीं है, मतलब आपको नया ही लेना है, तो फिर आप पहले ही चूज़ करें। यानी कि इनफैक्ट आपका सिविल वर्क जो मैंने पहला वीडियो किया था, उससे भी पहले ही आप चूज़ कर लें, ताकि आपके डायमेंशंस में फिर फिट हो सके। बहुत लोग क्या करते हैं, फ्रिज के केस में ज़्यादातर होता है कि पहले तो सोचते हैं हाँ डबल डोर फ्रिज ही बहुत हो गया। बाद में घर पे डिस्कशन होता है एंड देन दे डिसाइड कि हमें साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर चाहिए, जो कि इतना बल्कि होता है कि किचन में उसके लिए जगह ऐसा लगता है बनाई गई नहीं है, हमने ज़बरदस्ती उसको घुसाया है। सो इक्विपमेंट्स डेफिनेटली हर काम के से पहले ही आप चूज़ कर लीजिए। भले उसको खरीदिए मत, लेकिन एटलीस्ट अपने डिज़ाइनर को या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है काम कर रहा है उसको बता दीजिए कि ये इसके डायमेंशंस हैं, और इसके हिसाब से जगह बनाएं, तो जाके सबसे सही काम होता है। अभी हम इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स पे आते हैं प्रवीण जी। जी, तो पहले चालू करते हैं कुकटॉप या हॉब से। जी। तो एक्चुअली हॉब कुकटॉप ये है क्या चीज़? ये कंसील होता है, ऊपर होता है, ये सब समझा दीजिए एक बार। सो पहले तो आपने कुकटॉप कहा। कुकटॉप बेसिकली चूल्हा होता है, जो आजकल मॉडर्न चूल्हा हम लोग जो वापरते हैं, जो कि ईंधन से चलता है, गैस से। सो वो तो ट्रेडिशनली अपन प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर ही रखते हैं और उसका पाइप जाता है सिलेंडर की तरफ। और जो हॉब है, वो ज़्यादातर इनबिल्ट होता है वो आपके प्लेटफ़ॉर्म के अंदर ही कट आउट करके उसको आप अंदर ही घुसा देते हैं, ताकि मैक्सिमम ऑफ द हाइट जो है वो कंसील हो जाए और एकदम ही सीमलेस और काफ़ी फ्लैट दिखाई दे आपका प्लेटफ़ॉर्म। और उसको आप फिर उसके ऊपर ही सामान रख के उसको भी चला सकते हैं। उसके बटन्स ऐसे ऑपरेट करते हैं, क्योंकि वर्टिकल तो सब चीज़ें हमने अंदर दबा दी है। उसको ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल प्लग लगता है, क्योंकि कोई मैकेनिकल चीज़ से वो चलता नहीं है। तो फिर इलेक्ट्रिकल प्लग आपको देना होगा। ये दोनों ये डिफरेंसेस है इसमें। आप क्या प्रेफ़र करते हैं, हॉब या कुकटॉप? मैं पर्सनली प्रेफ़र करता हूँ कुकटॉप, क्योंकि उसमें क्या है, कुछ सिविल वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस लाया और सिर्फ़ एक होल की ज़रूरत होती है, जो कि पाइप छोड़ देते हैं आपके पास। काफ़ी मेंटेनेंस ईज़ी है उसका, और बहुत ज़्यादा कंप्लेंट भी नहीं आती है, तो मैं पर्सनली वो प्रेफ़र करता हूँ। बट अगर एक मॉडर्न आप लुक चाह रहे हैं आपके कुकटॉप में, तो हॉब ही सजेस्टेबल है। उसमें से भी आपको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का ध्यान रखना पड़ेगा और उसको सील बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके प्लेटफ़ॉर्म में खड्डा हो रहा है एक तरह से। तो उसके साथ वैसे सीलेंट आते हैं, रबर के पाइप्स आते हैं, जो पानी अंदर घुसने नहीं देता, आप पानी से धोते हैं तो। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा-सा एक्स्ट्रा केयर रखना पड़ेगा उसका। एंड ऊपर का काँच का बना होता है मोस्टली, तो उसका भी थोड़ा-सा एक्स्ट्रा आप ध्यान रखेंगे, तो दिखने वाइज़ जो हॉब है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ठीक है। अभी कुकटॉप से हम आते हैं चिमनी की तरफ। जी, तो चिमनी कैसा रिकमेंडेबल है और चिमनी खरीदते समय उसका सक्शन पावर या क्या ध्यान में रखना चाहिए जी। और शेप कैसे ध्यान में रखना चाहिए? शेप तो इट इज़ बेसिकली डिज़ाइन ओरिएंटेड, तो वो तो इंडिविजुअल उसमें टेस्ट हो सकता है सबका। लेकिन चिमनी का जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। यानी कि चिमनी 2 तरह की आती हैं। तो एक आती है डक्टेबल और एक आती है डक्टलेस। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि डक्टेबल क्यों करना, पाइप अननेसेसरी ख़राब दिखता है, तो डक्टलेस ले लेते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि एक्चुअली उसमें कितना बड़ा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ द वर्केबिलिटी ऑफ अ चिमनी। तो दोनों का कॉन्सेप्ट से समझा देता हूँ। डक्टलेस इज़ बेसिकली उसमें पाइप नहीं होता है बाहर जाने के लिए। वो यहाँ का ही जो हवा है, गर्म हवा या धुआँ है, उसको प्यूरीफाई करके रीसर्कुलेट करता है अपने ही किचन में वापस। तो वही गर्म हवा जो जा रही थी, वही गर्म हवा सर्कुलेट हो जाती है, सिर्फ़ थोड़ी-सी प्योर हो जाती है कार्बन फ़िल्टर की वजह से। तो वो बाहर नहीं जा रहा कुल मिला के। मतलब जो एग्ज़ॉस्ट काम करता था, वो चिमनी इस वक़्त वो काम नहीं कर रही है। ये बहुत बड़ा मिथ है जो लोगों को नहीं समझता है। लेकिन जो दूसरी वाली चिमनी है, डक्टेबल चिमनी है, जो मैं सबसे ज़्यादा रिकमेंड भी करता हूँ, अ, वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल चिमनी है। मतलब एक्चुअल चिमनी का ही वो काम करती है, क्योंकि वो डक्ट से आपका जो धुआँ है, वो सब चीज़ें बाहर फेंक देता है, बिल्डिंग से या घर से बाहर। तो वो क्या है, आपका जो किचन का एनवायरनमेंट है, टेम्परेचर है, वो स्टेबल रखता है। सिर्फ़ उसका यही एक डिसएडवांटेज है कि वो पाइप जो है या तो विज़िबल रहेगा, या तो स्टोरेज बना रहे हो तो स्टोरेज में से वो थोड़ी-सी आपकी जगह खा लेगा। बट फिर चिमनी लगा ही रहे हो, उसको यूज़ ही करना है, तो फिर डक्टेबल ही क्यों नहीं? उसका सक्शन पावर भी तो सबसे ज़्यादा होता है।
इसका कलर के मामले में या शेप में कुछ ध्यान में, डायमेंशन कुछ ध्यान में रखना यस, होता है? इनफैक्ट है ना, बहुत लोगों को पता नहीं होता है कि ये अलग-अलग शेप्स में भी आती है। सो सबसे बेसिक है 600 यानी 2 फीट के करीबन एक चिमनी आती है जो स्टैंडर्ड है, सब लोग यूज़ करते हैं। उसके अलावा 750 ढाई फीट और 900 यानी कि 3 फीट के करीबन भी चिमनीज़ आती हैं। वो भी हाउस होल्ड रेसिडेंशियल पर्पसेज़ के लिए, सिर्फ़ इंडस्ट्रियल पर्पसेज़ के लिए नहीं। तो जिनके पास ज़्यादा बड़ा चूल्हा है, मल्टीपल है, जैसे 4 बर्नर है या 5 बर्नर, मतलब जो एनलार्ज्ड भी आते हैं, जहाँ पे कुकिंग ज़्यादा होती है, उनके लिए फिर वो 900 वाली वाली जो चिमनी है, वो आप प्रेफ़र कर सकते हो। उसका सक्शन पावर भी ज़्यादा है, एरिया ऑफ कवरेज भी ज़्यादा है। तो साइज़ वाइज़ तो आप इसमें जा सकते हैं, बट अगर नॉर्मल कुकिंग है तो 600 वाली जो रेगुलर चिमनी है वो भी चल जाएगी। कलर वाइज़ वंस अगेन 2 ही कलर्स अवेलेबल हैं, इक्विपमेंट्स में ज़्यादा कलर तो आते नहीं हैं। तो ब्लैक एंड सिल्वर कलर या मेटालिक कलर ही ज़्यादातर आते हैं इसमें। तो अगर मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, कलर आप सभी इक्विपमेंट्स का एक ही जैसा रखें। जैसे कि अगर आपने फ्रिज ब्लैक लिया है तो चिमनी भी ब्लैक लें, तो एक दूसरे के साथ सिंक में चली जाती हैं। ठीक है, अभी हम चिमनी से आते हैं माइक्रोवेव की तरफ। जी, तो माइक्रोवेव सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला आज का इक्विपमेंट इक्विपमेंट है। है। जी। तो इसकी हाइट क्या होनी चाहिए? शेप साइज़ क्या होता है जनरली? और इसको लेते समय क्या ध्यान में रखें? प्लग पॉइंट कहाँ रखें? कैसे स्टोर करें? सबसे बेसिक तो है उसका, ओवन लेने से पहले आपको डिसाइड करना है कि उसको रखना कहाँ है। जैसे हमने स्टोरेज वाले इसमें डिस्कस किया था कि हम उसको ओवरहेड स्टोरेज में भी रख सकते हैं, या तो इनबिल्ट ओवन है तो उसको टॉल यूनिट के अंदर भी रख सकते हैं। बट यही ध्यान रखिए कि उसको यूजेबल हाइट पे रखें आप। ओवरहेड स्टोरेज के काफ़ी ऊपर होता है, तो अगर आप उसको ओवरहेड स्टोरेज के लेवल में ही ख़त्म कर देते हैं तो उसको ईज़ी टू एक्सेस नहीं है वो, मतलब खोल के फिर उसमें अंदर चीज़ें रखना और देखना, उठाना, ये काफ़ी मुश्किल है। तो ओवरहेड स्टोरेज में रख रहे हैं तो उसको थोड़ा-सा नीचे डी एलिवेट करें उसको और नीचे की तरफ ले लें। एंड ऑब्वियसली उसको बाहर तो आएगा, जैसे अपन ने स्टोरेज में बात की थी। एंड इनबिल्ट ओवन है तो फिर वो टॉल यूनिट में ही जाएगा। उसका तो फिर कोई शेप साइज़ेस में ये नहीं है, बस शेप साइज़ उसका फिक्स्ड है, वो आप चूज़ नहीं कर सकते बेसिकली। वो 2 फीट बाय 2 फीट के ही रेंज में आता है, तो उसका तो साइज़ फिक्स है। आपके पास साइज़ का फ्लेक्सिबिलिटी है जो ओपन ओवन्स होते हैं, माइक्रोवेव्स होते हैं उसमें। तो उसमें तो आपके पास लीटर वाइज़ उसका कैपेसिटी आता है, यानी कि 21 लीटर, 23 लीटर, 27 लीटर, ऐसे लीटर में उसको कैलकुलेट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द उसका इंटरनल जो रखने की जगह है, वो लीटर में मेजर करते हैं। सो वो आप डिराइव कर सकते हैं आपको कितना बड़ा उसके अंदर प्लेट रखनी है या सामान रखना है। पावर तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, सिर्फ वो जगह जो आप यूज़ करने वाले हैं वही ध्यान में रखने वाली है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, बड़ा लीटर कैपेसिटी वाला ले लेते हैं, लेकिन उतना जगह उनकी यूज़ होती नहीं है। जैसे कभी-कभार सिर्फ केक ही करना है या खाना ही गरम करना है, तो उसके लिए इतनी जगह नहीं लगती। आपको 21 लीटर वाला ओवन भी ईज़िली चल जाता है। तो आप ऐसा एक तो लीटर वाइज़ एक बार देख के लें। दूसरा है, अलग-अलग कंपनीज़ के हिसाब से साइज़ भी थोड़ा-सा वेरी होती रहती है। जैसे पैनासोनिक का आप अगर ओवन लेने जाते हैं तो काफ़ी कॉम्पैक्ट बनाते हैं वो साइज़ में। अदरवाइज़ एलजी का लेने जाते हो तो काफ़ी बल्की बनाते हैं। पीछे से उसका एक बड़ा-सा डोम और बल्ज होता है बाहर, तो पीछे से भी काफ़ी जगह ले लेता है। वो चीज़ हमारे नज़र में भी नहीं जाती कभी-कभार। हम यूनिट बना लेते हैं अपना, एंड उसके ऊपर ओवन रखने जाते हैं तो ओवन थोड़ा-सा बाहर निकलने लग जाता है। तो वो भी फिर दिखने में ख़राब लगता है। तो अल्टीमेटली आप जो भी ओवन चूज़ करें, पहले तो देखिए कि ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा ना लें, एंड बाद में ये देखिए कि वो आपके जगह में फिट इन हो रहा है क्या? एंड कलर वाइज़, जैसे मैंने सारे इक्विपमेंट्स में कहा, अगर कलर आप सारे इक्विपमेंट्स का मैच करें तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात ऐसे है कि ओवरहेड का जनरली डेप्थ क्या होता है ओवरहेड स्टोरेज का? और ओवन का कितना बाहर आता है ओवरहेड से? येस, अगर आप ओवरहेड में ही लगाना चाह रहे हैं तो जनरली 300 यानी 1 फीट ही तक ओवरहेड स्टोरेजेस होते हैं। बहुत केसेस में थोड़े बड़े भी बनाते हैं, लेकिन वो 14 इंच से मैक्सिमम नहीं बनाता है कोई। लेकिन जो ओवन होता है वो 18 इंच तक तो जाता ही जाता है, इंक्लूडिंग पीछे का थोड़ा ब्रीदेबल स्पेस अपन उसको छोड़ें तो मिनिमम 18 इंच है। तो आप वैसे डिफरेंस देख सकें, 6 से इंच के आसपास वो डिफरेंस है। तो उसको, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सेपरेट बेस बनाना पड़ेगा, जो बेस थोड़ा-सा आप आगे निकाल सकते हैं ताकि उसको सहारा मिले। अदरवाइज़ ओवर स्टोरेज में आप नहीं डालना चाह रहे, तो ओवरहेड स्टोरेज छोटा बना दीजिए। ओवन के स्टैंड्स आते हैं अलग से, तो आप ओवन के स्टैंड्स को स्क्रू कर दीजिए, उसके ऊपर ओवन को रख दीजिए। अब ओवन से हम आते हैं वाटर फिल्टर या एक्वागार्ड जो स्लैंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, जी। तो उसकी तरफ। तो इसकी डेप्थ और इसका विड्थ और हाइट क्या ध्यान में रखना चाहिए? और उसके कवर करने वाला स्टोरेज कैसे बनाना चाहिए? यस, इसमें भी बहुत लोग ये चीज़ नहीं समझते हैं कि एक्चुअली उनका रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत लोगों को सिर्फ़ अच्छा लगता है या अच्छा कंपनी का होता है, अच्छी डील मिल जाती है तो लोग ले लेते हैं। लेकिन आपको 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत ध्यान में रखनी है। पहला तो आपको टैंक वाला चाहिए, स्टोरेज वाला, कंटेनर वाला चाहिए आपको वाटर प्यूरीफायर, या विदाउट कंटेनर वाला चाहिए।
तो वो भी आप अपना रिक्वायरमेंट समझिए। अगर आपके पास मटका है अलग से, तो आप को विदाउट कंटेनर वाला ही वाटर प्यूरीफायर लीजिए, क्योंकि नहीं तो वो कंटेनर ही बहुत ज़्यादा स्पेस कंज्यूम कर लेता है और उसका फिर कुछ यूज़ भी नहीं है, क्योंकि आप उसको यूज़ नहीं करोगे तो अंदर अंदर बैक्टीरिया या एल्गे जमा होता रहेगा और वो ख़राब होते रहेगा, और उसको आप डायरेक्टली यूज़ भी नहीं कर सकते विदाउट द कंटेनर। बहुत लोग क्या करते हैं, कंटेनर वाला ले लेते हैं, फिर बोलते हैं अरे इससे तो मुझे मटका भरना था, तो फिर वो सिस्टम पॉसिबल नहीं है। आपको फिर वो उससे ही खाली करके इसमें भरना पड़ेगा। पहला तो वो हो गया। दूसरा ये है कि बहुत लोग आरओ और यूवी जो टेक्नोलॉजीज़ है उसमें भी चूज़ नहीं कर पाते हैं। जनरली सेल्समैन आपको बेच देते हैं कि आरओ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आप ले लीजिए, वो आपकी बोरिंग के पानी को भी प्यूरीफाई कर देगा, उसके अंदर से हार्शनेस हटा देगा, उसका पीएच लेवल मेंटेन करेगा। ये सब चीज़ें आप उसके बहकावे में आके ले तो लेते हैं, बट आरओ में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसका वो वाटर जो हटाने का फ़िल्ट्रेशन का जो सिस्टम है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा पानी वो छोड़ देता है, यानी कि वो इग्नोर कर देता है। जो अच्छा पानी है मतलब उतना ही लेता है, मतलब 70% ऑफ द पानी आप समझ लीजिए बह जाता है और 30% ऑफ द पानी ही आपका वो टैंक में रह जाता है। तो वो जो वेस्टेज का जो पानी है उसका फिर आपको सिंक में वो तो या तो पाइप दिखता रहेगा, या तो फिर अगर सिंक नहीं है नीचे, तो फिर वो पानी जाने का बहुत बड़ा रिस्क है। तो आरओ की भी ज़रूरत है कि आपको, अगर आपका म्युनिसिपैलिटी से जो पानी आता है, अगर वो मीठा ही पानी है, उसमें ज़्यादा डेंसिटी या फिर बहुत ज़्यादा खारापन नहीं दिखने वाला है, तो आरओ की भी ज़रूरत नहीं है आपको। तो प्रवीण जी अभी इसके साइज़ और उसको कवर करने वाले कैबिनेट जी। वो किस साइज़ के बनने चाहिए? आइडियली तो आप साइज़ पहले से देख के ही लीजिए, क्योंकि कैबिनेट्स जैसे मैंने बताया 300 एमएम से ज़्यादा कैबिनेट होते नहीं हैं। तो उसके अंदर का जो विड्थ है वो थोड़ा-सा और भी कम हो जाता है। तो ये आप ये देखिए कि 9 या 10 इंच से बड़ा डेप्थ ना हो उसका। विड्थ वाइज़ आप वैसे फ्लेक्सिबल हो सकते हैं, क्योंकि अगर सिंगल शटर में नहीं आ रहा तो डबल शटर के कैबिनेट में आप तो उसको डाल ही सकते हैं। तो विड्थ वाइज़ फिर भी ठीक है, लेकिन हाइट वाइज़ फिर भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि हाइट उसकी ज़्यादा ना लें, क्योंकि ओवरहेड स्टोरेज की हाइट लिमिटेड ही होती है। जनरली 2 फीट के आसपास या मैक्सिमम 27 इंच हो सकता है। तो आप ये देखिए कि 18 इंच से बड़ा ना हो। वैसे ज़्यादातर नहीं आते, बट किसी-किसी कंपनीज़ के बहुत बड़े-बड़े प्यूरीफायर आते हैं। और तीसरा एंड लास्ट चीज़ आप ये देखिए कि उसका जो पानी डिस्पेंस होने वाला जो नल है या फिर आउटलेट है, वो बहुत ज़्यादा ऊपर ना हो, क्योंकि ओवरहेड स्टोरेज में आप उसे डाल रहे हैं। तो अगर ऊपर होगा तो आपको एक्सेस करने में भी उसमें इश्यू आएगा। एंड उसको कवर करने का तो यही तरीका है कि आप कैबिनेट में डाल दीजिए उसे, उसके ऊपर शटर्स आप लगा लीजिए, अगर उसी डायमेंशंस में आपने खरीदा है उसे तो। एंड लेकिन सिर्फ क्या कीजिए, नीचे वाला जो प्लैंक है, पूरा स्टोरेज का नीचे वाला जो बेस है उसको आप हटा दीजिए। अदरवाइज़ भी उसके अलावा भी शटर तो साइड वाले वर्टिकल्स पे जाम होते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं, और लीकेज से आपका कैबिनेट खराब होने का भी कोई टेंशन नहीं। दूसरी एक बात पूछना चाहूँगा कि उसे कैबिनेट में बंद करना ही ज़रूरी है कि वो इंडिपेंडेंट भी खूबसूरत दिखता है? इंडिपेंडेंट भी खूबसूरत तो लगता ही है, लेकिन आजकल के प्यूरीफायर्स जो आते हैं ना, उसके साथ अलग से सिलिंडर्स आते हैं जो बाहर लगते हैं। फिर उसको आपको उसका वायर जो है प्लग की तरफ जाते हुए, तो वो थोड़ा-सा जो एक्स्ट्रा आइटम्स हैं आपके, वो थोड़े से क्लमज़ी दिख सकते हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो खराब ही लगता है। अगर उसको ढंग से आपने अरेंज किया है तो वो अच्छा भी लगेगा। उसको आप स्टोरेज नहीं बनाएँ तो भी चल जाएगा। और प्लम्बिंग पॉइंट के बारे में क्या ध्यान में रखना चाहिए उसको? प्लम्बिंग तो जैसे हमने सिविल में डिस्कस किया था कि सिंक के लिए जैसे फिक्स प्लम्बिंग अपने को रखना ही पड़ता है, वैसे ही टाइल होने से पहले आपको प्लम्बिंग वहाँ पे उस जगह पे छोड़ना ही है। इसलिए आप अगर डिज़ाइनर को इन्वॉल्व करते हैं तो वो हर एक चीज़ आपको काम चालू होने से पहले ही गाइड कर देगा। बट अगर आप ही कर रहे हैं उसे, तो फिर सिविल के वक़्त हर एक प्लम्बिंग पॉइंट और इलेक्ट्रिकल पॉइंट तो ध्यान में रखना ही है उसे। तो अभी हम आते हैं डिश वॉशर की तरफ, जो कि आजकल ट्रेंड में आ रहा है, बहुत सारे लोग डिश वॉशर लेना चाह रहे हैं। तो जी। आप कुछ रिकमेंड करेंगे या लेने के पहले कैसे ध्यान में रखें डिश वॉशर कैसे लें? और काउंटर के नीचे बैठेगा या बाजू में कहीं जगह बनाएँ? सो मैक्सिमम जितने भी डिश वॉशर जो एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, वो थोड़े से ऑफ साइज़ के होते हैं, यानी कि वो प्लेटफॉर्म के नीचे रखने के हिसाब से नहीं बनाए जाते हैं। वो कुछ तो स्टैंडर्ड डायमेंशंस के हिसाब से बनाए जाते हैं। तो प्लेटफॉर्म का जनरली जो इंटरनल हाइट हमें जो मिलता है स्टोन के बाद या नीचे कुछ स्टोरेज या उसके बाद, वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू डिश वॉशर का हाइट। तो अगर आप डिश वॉशर लेना चाह रहे हैं, तो मेक श्योर या तो आप सिविल वर्क कर रहे हैं, या तो मॉड्यूलर 100% मॉड्यूलर किचन कर रहे हैं, जिसमें आप अपना हाइट थोड़ा-सा एडजस्ट कर सकते हैं, या फिर उस जगह पे जहाँ पे डिश वॉशर रखने वाले हैं, उस जगह पे थोड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म का हाइट आप बढ़ा लें, अगर आपको प्लेटफ़ॉर्म के नीचे ही उसको कंसील करना है तो। अगर समझ लो हाइट आपका इश्यू नहीं है, तो फिर बचता है डेप्थ। डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा होता है, फ्रिज जितना डेप्थ तो होता ही है उसका भी, जैसे कि 600 एमएम का डेप्थ जनरली होता है एक डिश वॉशर का भी। तो आप छोटे वाले जो सर्विस प्लेटफ़ॉर्म होते हैं उसके अंदर आप उसको नहीं डाल सकते हैं, आपको मेन प्लेटफ़ॉर्म के इसमें डालना है। अगर आप खुद ही सिविल वर्क कर रहे हैं तो सर्विस प्लेटफ़ॉर्म में को भी आप डेप्थ बढ़ा के आप उसमें भी डिश वॉशर डाल सकते हैं। तीसरा और आखिरी चीज़ जो इसमें आप नोटिस कर सकते हैं वो है कि इसमें 2 स्टाइल आते हैं डिज़ाइन वाइज़।
उसके शटर में डिशवॉशर का ही जो दरवाज़ा होता है फ्रिज जैसा, वो या तो प्लेन आता है यानी कि विदाउट एनी डिज़ाइन, या तो फिर उस पे ब्रांडिंग और बटन्स वगैरह सब आते हैं। तो जो ब्रांडिंग एंड बटन्स वाला है उसके ऊपर आप कुछ ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसको फ्रिज जैसा ओपन ही रखना पड़ेगा आपको। लेकिन जो विदाउट डिज़ाइन वाला आता है जिसमें बटन्स ऊपर की तरफ होते हैं या साइड की तरफ होते हैं, उसमें आप शटर भी लगा सकते हैं, यानी कि वो काफ़ी कंसील हो जाता है आपके सारे स्टोरेजेस के बीच में, मतलब अलग से पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ पे डिशवॉशर भी है। ये काफ़ी ज़्यादा डिज़ाइन चलन में है। दैट्स ग्रेट प्रवीण जी। अभी क्या आप रिकमेंड करते हैं कोई ब्रांड जो सारे इक्विपमेंट्स में मिलता है किचन के लिए, जो स्पेशली बहुत ध्यान दे के बनाया गया है? वैसे तो ऐसे कम ब्रांड्स हैं जो सारी चीज़ें बनाते हैं जिसकी हमने बात की। जैसे कि वाटर प्यूरीफायर हर एक इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट वाला नहीं बनाता है। लेकिन जो अवन है और फ्रिज है वो एक कंपनीज़ बना देती है जनरली, जैसे एलजी दोनों बनाती है। और फिर व्हर्लपूल का फ्रिज आते हैं, वो काफ़ी रिकमेंड करता हूँ मैं। और जो ये हैं चिमनीज़ हैं, वो फिर अलग ब्रांड बनाते हैं जनरली। उसमें फेबर है, आपका एली का ब्रांड है, जो काफ़ी फ़ेमस है इंडिया में। और जो फॉरेन ब्रांड्स हैं उनको भी आप ले ही सकते हैं अगर आपके बजट में आता है तो। सिर्फ मेंटेनेंस वाइज़ आप उसका थोड़ा-सा समझ सकते हैं। वाटर प्यूरीफायर तो फिर अलग ही कैटेगरी हो गया। लेकिन एक्वागार्ड तो फिर स्लैंग वर्ड है, सब्स्टिट्यूट वर्ड ही है वाटर प्यूरीफायर का। लेकिन जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं कैंट वगैरह, ये भी अच्छा ही है क्योंकि अल्टीमेटली जो टेक्नोलॉजी अंदर है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर अब बहुत लोग कस्टमाइज़ करके भी वाटर प्यूरीफायर बेचते हैं, खुद ही बना के असेंबल करके, तो वो भी वही काम करते हैं अल्टीमेटली। मतलब बहुत ज़्यादा सिर्फ क्या ब्रांडिंग का फ़र्क होता है, इसकी वजह से वो थोड़े से महँगे सस्ते हो जाते हैं। So we'll meet you in next series to understand more about the lighting of kitchen and अच्छा, ventilation of the kitchen. करेक्ट। तो दोस्तों, आपने अभी इक्विपमेंट्स ऑफ किचन के बारे में सारी जानकारी प्रवीण जी से ली। अगले फाइनल हमारे एपिसोड 6th एपिसोड को प्लीज़ देखिए, ताकि आप ये पूरे किचन के सीरीज़ को कंप्लीट करें और पूरा किचन के बारे में जानें। उसमें हम जानने वाले हैं वेंटिलेशन और लाइटिंग ऑफ किचन, विच इज़ वेरी क्रूशियल। थैंक यू।